स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बुक आपका स्क्रीन शेयर में मौजूद रहेगा, वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी बुक अपने हाथ में भी रखना आप लोग, जहाँ अंडरलाइन करना होगा वहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, दैट इज वेरिएशन इन शेल्टर्स। यही चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, वेरिएशन इन शेल्टर। इसमें भी हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। शेल्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। शेल्टर्स में किस टाइप से वेरिएशन पाया जाता था और आज भी पाया जाता है। पुराने समय में पाया जाता था और आज भी, ठीक है। एंशियंट टाइम से लेकर आज तक जितने भी शेल्टर्स होते हैं, शेल्टर्स का मतलब वो स्थान जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। शेल्टर्स क्या है? वो जगह जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम में डिफरेंट था, आज के टाइम में डिफरेंट है। और पहले के टाइम में जिस टाइप का शेल्टर होता था उसमें भी वेरिएशन पाया जाता था, और आज के टाइम में भी जितना शेल्टर होता है उसमें भी वेरिएशन पाया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, हैंड रेज कीजिएगा तो हम उसको अनम्यूट करेंगे, ताकि उसके बाद वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज वेरिएशन इन शेल्टर। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स। देखिए सामने आपके पिक्चर्स दिया हुआ है। ये सामने जो पिक्चर दिख रहा है ये भिम्बेटका रॉक शेल्टर का पिक्चर है। भीमबेटका एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दे आर द एंशियंट स्टोन एज रॉक शेल्टर विद पेंटिंग। ये जो शेल्टर है ये एंशियंट स्टोन एज के समय का शेल्टर है, ये आज का शेल्टर नहीं है। ये बहुत ज्यादा पुराना शेल्टर है। और इसका ये लगभग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज परमानेंट सेटलमेंट आर 9,000 ईयर्स ओल्ड। आज से लगभग 9,000 साल पुराना है ये शेल्टर, ठीक है। अगर आज के हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 9,000 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। 9,000 साल पुराना, 9,000 साल पुराना ये शेल्टर है। क्लियर है? इस शेल्टर में आपको पेंटिंग्स भी, जब यहाँ बुक में नहीं समझ में आएगा, बट अगर इस जगह पे कभी घूमने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें पेंटिंग्स भी मौजूद है। दे आर 700 इन नंबर एंड हैव अराउंड 400 पेंटिंग। टोटल नंबर्स जो शेल्टर्स का है यहाँ पे, भीमबेटका जो जगह है, यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ शेल्टर है उनकी संख्या है 700। 700 शेल्टर्स वहाँ मौजूद है और लगभग 400 पेंटिंग बना हुआ है। 400 टोटल नंबर ऑफ शेल्टर जो है भीमबेटका में कितना है? 700। और उन 700 शेल्टर्स पे लगभग 400 पेंटिंग्स बने हुए हैं। They gives us lot of information about the life, tools and implements of early man। ये जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है, जब आप यहाँ पे घूमने जाइएगा या इसके बारे में स्टडी करेंगे तो उस समय, जिस समय का ये शेल्टर है, उस समय अर्ली मैन ही रहते थे। तो अर्ली मैन के लाइफ के बारे में, अर्ली मैन कैसे रहता था, वो क्या खाता था, क्या पीता था, कैसे वो अपना दिन गुजारता था, क्या टूल्स वो यूज करता था, ठीक है। किस तरह के औजार, टूल्स का मतलब किस तरह के औजार वो यूज करता था, ये सब चीज हम इसमें देखेंगे, मतलब पढ़ सकते हैं। अगर इस चीज़ का स्टडी करिएगा आप या उस जगह घूमने जाइएगा, तो अगर आपको म्यूजियम वगैरह कहीं आसपास में होगा तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइडेड होगा डिटेल में। यहाँ तो बहुत शॉर्ट है ना, वहाँ डिटेल में होगा। तो डिटेल में जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि जिस वक्त का ये पेंटिंग है उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या पीते, क्या खाते थे, क्या पीते थे। उसके अलावा कौन सा वो टूल्स यूज करते थे अपने जरूरत को पूरा करने के लिए। द डिस्कवरी ऑफ दीज केव्स हैज linked us to the prehistoric man। Isn't it amazing? क्या कह रहा है कि इस, ये जो केव्स है, भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है, ये गुफाओं में बना हुआ है, इसलिए इसको केव्स में, ये इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये गुफाएं हैं, ये क्या है? केव्स है। इसके ऊपर फिर पेंटिंग किया गया है। क्लियर है? तो ये जो केव्स हैं, इसका जब इसका जब इसको जब खोजा गया, डिस्कवरी किया गया, तो इससे हमें प्री हिस्टोरिक मैन, मतलब पहले का जो टाइम पीरियड था
उसको 3 टाइम में बांटा जाता था। ठीक है, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री और आपको प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये 3 टाइम में बांटा जाता था। तो प्री हिस्टोरिक मैन, एक ऐसा समय था प्री हिस्ट्री जब लिखना लोग नहीं जानते थे। ठीक है, ठीक है, लिखना लोग नहीं जानते थे उस समय का, उस समय के लोगों के बारे में यहाँ जानकारी आपको मिलेगा भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स में। ठीक है, अब देखिए आगे, हिस्ट्री ऑफ हाउसेस। हिस्ट्री, आज जो जितने आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख रहे हैं अपने चारों तरफ, तो ये जो बिल्डिंग्स आया है इसका हिस्ट्री क्या रहा है, ये कैसे आज यहाँ तक पहुंचा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, केव्स। केव्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन। सबसे पहले, सबसे स्टार्टिंग में, आदि मानव के समय में, आदि मानव से ही क्योंकि हम लोग का है स्टार्टिंग माना जाता है, तो सबसे पहले लोग केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो गुफा, हम लोग इंसान मतलब ना तो आदि मानव बनाता था ना हम लोग बना, मतलब हम लोग का जो रूप उस समय मौजूद था आदि मानव के रूप में, वो लोग गुफाएं, गुफा कोई बनाता नहीं था। गुफा पहाड़ों के बीच में बना हुआ रहता था। वो कोई भी एक शेप देख लेते थे और वहां पे वो लोग रहना शुरू कर देते थे। केव्स को माना जाता है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन। ये इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं था, ये अपने आप बना हुआ रहता है। कटिंग्स आपको पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में कटिंग होगा, जैसे मान के चलिए ये पहाड़ है, तो इसके बीच में एक कटिंग यहाँ पे मान के चलिए मौजूद रहेगा, तो इसको केव्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केव्स मौजूद थे जिसको कि इंसान नहीं बनाता था, ये बाय नेचर बना, नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा ये बनता था, नेचुरल एक्टिविटीज के द्वारा ये बन जाता था, वहीं इंसान रहता था। When the early man gave up hunting and food gathering, he became a food producer। क्या कह रहा है कि जब इन, आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि जो आदि मानव होते थे, जो अर्ली मैन होते थे, वो शिकार करके खाते थे, हंटिंग करके खाते थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे। इसके अलावा वो फूड गैदरिंग करते थे। फूड फूड गैदरिंग का मतलब खाना इकट्ठा करना, इधर उधर से वो खाना इकट्ठा करते थे और उसको खाते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि देखिए क्या कह रहे हैं हम, व्हेन द अर्ली मैन गेव अप हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। जब अर्ली मैन ने फूड गैदरिंग करना और हंटिंग करना छोड़ दिया, जिस वक्त अर्ली मैन ने फूड गैदरिंग करना और हंटिंग करना छोड़ दिया, उस वक्त से वो अर्ली मैन जो है फूड प्रोड्यूसर बन गया। क्या बन गया? फूड प्रोड्यूसर। फूड प्रोड्यूसर का मतलब है खाना उपजाने वाला, अनाज उपजाने वाला। ठीक है, मतलब पहले वो शिकार करके खाता था अर्ली मैन, उसके बाद खाना इधर उधर से इकट्ठा करके खाता था, मगर जब उसने ये दोनों काम छोड़ा तो वो एक फूड प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ लोग बीच में भी जुड़ रहे हैं, इनको भी जोड़ते चलना है। दिस वॉज द बिगेनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। इसी को जब अर्ली मैन फूड प्रोड्यूसर बना, तो उस टाइम को माना जाता है बिगेनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि, खेती की शुरुआत। ठीक है, इट ब्राउट अ ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ एंड द टाइप ऑफ ड्वेलिंग्स। ठीक है, अर्ली मैन, अर्ली मैन जब फूड प्रोड्यूसर बना, जब वो एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ, तो क्या हुआ, उससे उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है, उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। और आगे एक वर्ड है ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग्स का मतलब है रहने का जगह। ड्वेलिंग्स का मतलब क्या होता है? रहने का जगह। जब अर्ली मैन किसान हो गया, जब उसने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, तो उसके जीने के तरीके में भी बदलाव आया। उसके बाद रहने का तौर तरीके में भी बदलाव आया। जहाँ वो रहता था पहले गुफाओं में रहता था, बाद में कैसा उसका घर बना देखेंगे अभी, देखिए। Now he started living a settled life close to the water bodies as he needed water for his crops and other domestic activity। अब जो अर्ली मैन है वो एक जगह रहने लग गया। कहाँ रहने लग गया? एक जगह। पहले अर्ली मैन फिक्स नहीं रहते थे, नोमैड्स की तरह बताया था मैंने आप लोग क्लास में कि अर्ली मैन नोमैड्स की तरह इधर एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते थे। मगर जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, तो एक जगह वो लोग फिक्स होकर रहने लगे। ठीक है, क्योंकि खेती करने के लिए आपको एक जगह रहना पड़ेगा। आप पता चला जिस खेत में आपने, मान के चलिए आपने यहाँ पे खेती किया और आप आज यहाँ हैं, फिर इसको छोड़ के दूसरी जगह थोड़ी चल जाएगा, यहीं आपको रहना पड़ेगा जैसे आज के लोग रहते हैं। तो अर्ली मैंने सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया। और ये जो जनरली ये जो एग्री फील्ड होता था वो ऐसे जगह पे होता था जहाँ पे पानी मौजूद हो, जहाँ पे पानी मौजूद हो, मतलब वाटर बॉडीज मौजूद हो, क्योंकि वाटर का काम खेतों में भी था, खेती करने के लिए भी, क्रॉप्स प्रोडक्शन करने के लिए वाटर का जरूरत पड़ता था। और साथ ही साथ डोमेस्टिक एक्टिविटी, मतलब घर में जो हम लोग पानी का यूज करते हैं
उन कामों के लिए भी वाटर का जरूरत पड़ता था। ही स्टार्टेड, अब देखिए उसने क्या किया, जब वो एक जगह रहने लग गया, एक जगह वो खेती करने लग गया, एक जगह रहने लग गया, तो अब वहां तो केव मिलेगा नहीं, गुफा तो मिलेगा नहीं। तो उसने क्या किया, हट बनाना शुरू कर दिया, हट्स, झोपड़ी, झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया। विद ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्री, किससे बनाना शुरू किया, ब्रांचेस से, पेड़ के जो ब्रांचेस होते थे उससे, और पेड़ के पत्तों से उसने हट बनाना शुरू कर दिया। देखिए, मतलब अगर क्वेश्चन आएगा आपसे एग्जाम में, दो तरह का क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। एक पूछा जाता है क्वेश्चन, विच वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन, विच, क्वेश्चन समझिएगा, विच वर द अर्लीस्ट शेल्टर फॉर द मैन। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर होगा केव्स, आपका आंसर क्या होगा, केव्स। मगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, विच टाइप ऑफ हाउस मेड बाय द अर्ली मैन, या नेम द हाउस, नेम द टाइप ऑफ हाउस मेड बाय द अर्ली मैन, तो उसमें आपका आंसर आएगा हट। क्या आएगा उसमें आंसर, हट। सबसे पहली बार जब अर्ली मैन ने जो घर बनाया था वो हट था, क्या था वो, हट था, झोपड़ी था, जिसको कि पेड़ों के ब्रांचेस से और पेड़ों के पत्तों से बनाया गया था। लेटर ऑन द अर्ली मैन डिस्कवर्ड, later on the early man discovered that the walls of the huts could be made with mud। देखिए स्टार्टिंग में जो हट बना था वो पेड़ों की लकड़ियों से, पेड़ों के पत्तों से बना था, मगर धीरे धीरे उसने मिट्टी को यूज करना शुरू कर दिया। मतलब जो पहले दीवार बनता था, झोपड़ी का जो दीवार बनता था वो पेड़ की टहनियों से बनता था, बाद में वो दीवार बनाने के लिए उसने मिट्टी का यूज करना शुरू कर दिया, मड का, मड का मतलब मिट्टी का यूज करना शुरू कर दिया। दिस टाइप ऑफ हट्स आर स्टिल फाउंड इन विलेज, आज भी आप गाँव में जाइएगा, गाँव वगैरह में जाइएगा तो आपको झोपड़ी देखने को मिलेगा, हट देखने को मिलेगा, जिसमें दीवार जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, और ऊपर में आपको स्ट्रॉ वगैरह, बैम्बू वगैरह आज के समय में यूज किया जाता है। आज भी जाइएगा तो आपको ये सब देखने को मिलेगा गाँव में। कहाँ देखने को मिलेगा, गाँव में देखने को मिलेगा। We have come a long way from the times when hut were the only type of shelter। जिस वक्त ये बोला गया है कि जिस वक्त सिर्फ हट हुआ करता था शेल्टर के रूप में, उस वक्त से लेके आज तक हम लोग ने बहुत लंबा समय बिता लिया है। आज का समय और उस वक्त का समय जिसमें सिर्फ हट होता था, एक झोपड़ी होता था इंसान के रहने के लिए, उस वक्त से लेके आज तक का जो टाइम है, हमने एक बहुत लंबा टाइम पीरियड यहाँ तक बिता लिया है। टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप्स, today we have different types, sizes and designs of houses in different part of India। आज आप अलग अलग, ये दिवालकर कौन है जी, दिवालकर को क्लास में है क्या, कोई बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा, यस और नो। कोई मैसेज करके बताओ, दिवाकर, दिवालकर को है, नो, तो ये दिवालकर के नाम से कौन आ रहा है, अपना अनुष्का सिंह तो है ना, अनुष्का सिंह तो है क्लास में, हाँ बोलिएगा तभी एडमिट करेंगे उसको। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे वापस से। आज आप देखिएगा, आज के टाइम पीरियड में तो अलग अलग जगह पे आप जब जाइएगा तो आपको, आज गया में ही देख लीजिए कि झोपड़ी कहीं आपको देखने को मिलता है, हट कहीं देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको हाउसेस देखने को मिलेगा, बिल्डिंग्स है, छोटे घर, स्मॉल साइज हाउस है, बिग साइज हाउस है, और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे। दिस रीजनल वेरिएशन इन हाउसेज arise फ्रॉम डिफरेंसेस इन landform, climate, material available for building a house, and of course money that one want to spend on land and construction। देखिए क्या कह रहा है, ये जो रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है घरों में, मतलब अलग अलग जगह पे आप जाइएगा तो अलग अलग टाइप का घर देखने को मिलता है। ये इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनल वेरिएशन इन हाउसेस, तो कौन कौन सा कारण है जिसके चलते आपको अलग अलग जगह जाने पे अलग अलग टाइप का घर मिलेगा। तो देखिए कारण यहाँ दिया हुआ है, लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म पहला कारण क्या है, लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म का मतलब होता है जमीन का रूप, जमीन कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है,
ये सब टाइप के अलग अलग आपको, या फॉरेस्ट एरिया है। लैंडफॉर्म किस टाइप का है? लैंडफॉर्म मतलब जमीन, जिस जमीन पे आपको घर बनाना है वो जमीन कैसा है। तो पहला कारण ये है, लैंडफॉर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है हाउसेस का वेरिएशन। ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु के ऊपर भी डिपेंड करता है। जलवायु जैसा होगा, मतलब कोल्ड होगा, कोल्ड एरिया में रहेंगे तो कोल्ड टाइप का, उसी टाइप का हमको हाउस बनाना पड़ेगा। हॉट एरिया में रहेंगे तो हमको उसी टाइप का हाउस बनाना पड़ेगा। मॉडरेट एरिया में रहिएगा तो मॉडरेट टाइप, जो ऐसा हाउस बनाएगा जो मॉडरेट टाइप के क्लाइमेट के सुटेबल हो। ठीक है। क्लाइमेट हो गया। नेक्स्ट है मटेरियल अवेलेबल। मटेरियल का मतलब वो सामान जो हम घर बनाने में यूज करते हैं। अब जिस जगह पे ईंटा ईंट नहीं है तो वहां पे ईंट का मकान बन पाएगा। जिस जगह पे ईंट, जो ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स अगर अवेलेबल नहीं है किसी जगह पे, तो वहां पे ईंट का मकान पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। जहां पे जैसा मटेरियल अवेलेबल होता है वैसा ही मकान वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इन तीनों के अलावा देखिए, 4 पॉइंट है जिसके कारण आपको रीजनल वेरिएशन पाया जाता है हाउसेस में। 4 कारण है। कितने कारण है? 4। 4 रीजन्स है जिसके कारण से हमें रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है हाउसेस में। पहला कारण लैंडफॉर्म्स। पहला कारण क्या बताया मैंने? लैंडफॉर्म्स। दूसरा कारण मैंने बताया क्लाइमेट। तीसरा कारण मैंने बताया आपको मटेरियल्स अवेलेबल, मतलब वो सामान जो कि जो कि घर बनाने के लिए वहां पे यूज अवेलेबल है। और चौथा है मनी, पैसा। पैसा भी बहुत बड़ा मैटर है घर के डिफरेंसेस के लिए। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा हाई फाई घर बनाएगा, जिसके पास पैसा कम है वो कम, उसका घर नॉर्मल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है आप लोग का, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म्स के आधार पर हमें किस टाइप का शेल्टर देखने को मिलता है। ये जो देखिए पहला रीजन अब एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। ये जो पहला रीजन हम लोग पढ़े थे, लैंडफॉर्म्स जो हम लोग पढ़े थे, डिफरेंट रीजन अभी मैंने बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रीजन होते, रीजन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कारण होते हैं जिसके कारण से रीजनल वेरिएशन पाया जाता है, जिसके कारण से अलग अलग टाइप का घर पाया जाता है। सबसे पहला कारण है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। लैंडफॉर्म्स के आधार पर किस टाइप का आपको शेल्टर देखने को मिलता है, देखिएगा यहाँ पे। पहला बोल रहा है इन हिली एरियाज हाउसेस आर बिल्ट विद स्लोपिंग रूफ्स। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जो हिली एरिया होता है, वहां जो घर बनता है वो स्लोपिंग रूफ्स, स्लोपिंग बनता है, ऐसे स्लोप टाइप का। जो घर का जो छत होगा ना वो स्लोप टाइप में बनेगा, वो ऐसे प्लेन नहीं होगा। जैसे हम लोग के घर का छत होता है प्लेन होता है, वैसा वहां पे रूफ वैसा देखने को नहीं मिलेगा। वहां कैसे मिलेगा? इस टाइप में, स्लोपिंग, स्लोपिंग देखने को मिलेगा। ठीक है। इट हेल्प द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ इजिली विदाउट डैमेजिंग द रूफ। अब ये कारण है कि क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि आखिर जो हिली एरिया में जो लोग रहते हैं वो स्लोपिंग रूफ क्यों बनाते हैं, वो लोग ऐसा छत क्यों बनाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि अगर ऐसा छत होगा तो इस पे अगर स्नो गिरेगा ना तो आराम से वो नीचे, मतलब ऐसे रहेगा तो स्नो गिरेगा तो इसी के ऊपर जम जाएगा, वाटर गिरेगा तो इसी के ऊपर जमेगा, अगर अच्छा सा ड्रेनेज नहीं होगा तो। मगर स्नो के लिए तो कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वो तो जब तक नहीं पिघलेगा तब तक वहीं जमा रहेगा। मगर जब ऐसे रहेगा ना तो स्नो गिरते रहेगा और नीचे, वो छत पे टिकेगा नहीं, वो नीचे गिरते जाएगा। इसलिए इस टाइप का रूफ बनाया जाता है। सच हाउसेस आर फाउंड इन श्रीनगर, शिमला। ये जो आपका हिली, सॉरी, स्लोपिंग रूफ्स टाइप का जो हाउसेस होता है वो आपको शिमला, श्रीनगर जैसे शहरों में, या आप कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये सब मतलब जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे इस टाइप के हाउसेस आपको देखने को मिलेगा। द हाउसेस हेयर आर मेनली मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड। यहाँ जो हाउसेस बनता है उन हाउसेस में सीमेंट का यूज होता है, ब्रिक्स का यूज होता है और वुड का यूज होता है। क्लियर है? ये 3 टाइप के मटेरियल यहाँ पे यूज किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, प्लेन एरिया का बात हो रहा है। किसका? प्लेन एरिया, प्लेन्स। प्लेन एरिया का बात हो रहा है तो प्लेन का मतलब होता है मैदानी भाग। प्लेन का मतलब क्या होता है? मैदानी भाग। मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग जहाँ रह रहे हैं आज, ये प्लेन एरिया है। ये सब क्या है? प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया में देखिए, प्लेन एरिया में कैसा घर होगा? द इन प्लेन हाउसेस आर
built with thick walls and high flat roofs to keep them cool in summer। जो प्लेन एरिया होता है वहां पे जो हाउसेस बनते हैं उनके जो वॉल होते हैं वो काफी मोटे मोटे होते हैं। जो दीवार होता है, दीवार जो हम लोग का घर का होता है वो काफी मोटा मोटा दीवार होता है। और जो छत होता है वो प्लेन होता है। यहाँ पे हमने ऐसा छत देखा था, यहाँ पे छत ऐसे प्लेन होगा, ठीक है, ऐसे फ्लैट होगा। यहाँ पे छत कैसा होगा, ऐसे फ्लैट होगा। ऐसा क्यों बनाया जाता है, मोटे दीवार क्यों बनाए जाते हैं, और ये छत भी आपको इस टाइप का क्यों रहता है? इसके पीछे कारण ये है कि अगर ऐसा ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा घर का, मोटे मोटे दीवार बनाए जाएंगे, स्लोपिंग रूफ्स की जगह फ्लैट रूफ्स होगा। स्लोपिंग रूफ नहीं, फ्लैट रूफ यहाँ होना चाहिए, फ्लैट रूफ्स होगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो घर है वो गर्मियों में थोड़ा ठंडा रहेगा, ठीक है, गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होगा। सच, आगे कह रहा है द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक्स। यहाँ भी जो मटेरियल यूज किया जाता है घर बनाने के लिए वो सीमेंट और ब्रिक्स का, यहाँ पे वुड हट गया है। पहले वाले में देखिए वुड भी था, हिली एरिया में जो घर बनता था वहाँ सीमेंट था, ब्रिक्स था और वुड था। बट इसमें सिर्फ आपको लिखा है सीमेंट एंड ब्रिक्स। क्लियर है? मैनी पीपल स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ इन द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान। देखिए बहुत सारा ऐसा भी एरिया है हमारे देश में जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज्यादा मतलब गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होता है। तो उस वैसे रीजन में या गाँव में भी आप जाइएगा तो गाँव वगैरह में देखिएगा कि लोग छत पे सोना पसंद करते हैं, रात में लोग जाकर छत पे सो जाते हैं। खास करके ऐसे रीजन में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान यहाँ दिया हुआ है, बट आप बिहार में भी अपने गाँव में भी जाइएगा तो गर्मियों के दिन में जहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, खैर आज के समय तो लाइट कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी लोग छतों पे सोना पसंद करते हैं। इन सिटीज, प्लेन एरिया का ही बात हो रहा है, इन सिटीज हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। आज के जितने शहर हैं वहां पे आपको बड़े बड़े अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट, मतलब लंबा चौड़ा बिल्डिंग, एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, चार मंजिला, पांच मंजिला, मतलब बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि ऐसे जगह जहाँ पे इस तरह का, देखिए यहाँ पिक्चर में दिया हुआ हाई राइज अपार्टमेंट का पिक्चर दिया हुआ है। तो इस टाइप का बिल्डिंग वहां बनता है जहां पर रहने का जगह कम हो और रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हो। जगह जो एरिया है, वो एरिया मतलब जो जगह रहने का है वो कम है और रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे जगह पे आपको हाई राइज अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज में आइएगा। बुक बुक पे इसमें थोड़ा हैंग कर गया है तो आप लोग बुक में आइएगा। बुक अपना देख रहे, बुक सामने रखिएगा, पेज नंबर 20 पे है। इन कोस्टल एरिया, इन कोस्टल एरिया एंड ऑन आइसलैंड। कोस्टल एरिया, अब बात हो रहा है कोस्टल एरिया, किसका बात हो रहा है? कोस्टल एरिया का। कोस्टल एरिया का बात हो रहा है। कोस्टल एरिया और आइलैंड, कोस्टल एरिया और आइलैंड, यहाँ पे किस टाइप का कोस्टल एरिया किसे कहते हैं? तो जो वाटर बॉडीज का जो एरिया होता है उसको जनरली कोस्टल एरिया बोला जाता है। मगर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ये जो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, इंडिया का मैप आप देखिएगा, तो इंडिया का मैप का जो नीचे वाला पोर्शन है इसके आसपास का जो एरिया है वो कोस्टल एरिया कहलाता है। ठीक है? इंडिया का जो नीचे वाला मैप जो इंडिया का देखिएगा तो मैप में आपको नीचे का जो पोर्शन है इस टाइप का ट्रेंगुलर टाइप का जो बना हुआ है उसके आसपास का जो एरिया है वो कोस्टल एरिया कहलाता है। ठीक है? और आइलैंड, आइलैंड किसे कहते हैं? ऐसा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, ऐसा एरिया जो चारों ओर से वाटर बॉडीज वाटर से घिरा हो। तो ये ऐसे एरिया आपको ओशियंस में देखने को मिलेंगे। ओशियन वगैरह में आप जाए, चाहे बे ऑफ बंगाल जाइए, चाहे आप अरेबियन सी में जाइए, तो वहाँ पे आपको इस टाइप का आइलैंड देखने को मिलेगा। जैसे बे ऑफ बंगाल का अंडमान एंड निकोबार हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में है। आपका अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेगा। तो ये सब आइलैंड है जो कि चारों ओर से पानी से घिरा रहता है। देखिए आइलैंड में क्या होता है, एक छोटा सा एरिया है वो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है। ठीक है? उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। ये आइलैंड हो गया और इसके चारों ओर पानी मौजूद रहेगा, ये इसी को हम लोग आइलैंड बोलते हैं। तो इस टाइप का जो एरिया होता है, ठीक है, इन कोस्टल एरिया एंड ऑन आइलैंड पीपल बिल्ट स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस यहाँ पे इस एरिया में
स्टिल्ट हाउस बनाते हैं लोग। किस कैसा हाउस बनाते हैं? स्टिल्ट हाउस। अब स्टिल्ट हाउस क्या होता है? देखिए स्टिल्ट हाउस में क्या होता है कि ऐसे देखिए, चार खंबे होते हैं, चार बैम्बू, चार पिलर होते हैं। क्या होते हैं? चार पिलर होते हैं और उसके ऊपर घर बना जाता है। चार पिलर पे घर बनाया जाता है। नीचे चार पिलर होता है, बैम्बू मतलब एक, जो कह सकते हैं पिलर ही बोलेंगे, पिलर, चार चारों कोने पे एक एक पिलर डाला जाता है और उसके ऊपर घर बनाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों बनाया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? स्टिल्ट हाउस क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस टाइप का जो एरिया है, चाहे कोस्टल एरिया है चाहे आइलैंड, यहाँ पे बाढ़ आने का खतरा हमेशा रहता है। फ्लड, फ्लड आने का खतरा रहता है। तो फ्लड देखिए, यहाँ पिक्चर में देखिएगा अपने बुक में, देखिए पिलर पे बना हुआ है, ये बहुत सारे बैम्बू खड़े किए हुए हैं, उसके ऊपर घर बना हुआ है। ठीक है, पिलर कोई ईंट पत्थर का ही तो वहां ज्यादा मिलता नहीं है, इसलिए पिलर जो है वो बैम्बू वगैरह को यूज करके बनाया जाता है। और उस पे देखिए ऊपर में जो घर बना हुआ है इसको स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि जो फ्लड है, जो पानी, जो फ्लड के थ्रू जो पानी आएगा, मतलब बाढ़ के थ्रू जो पानी आएगा, वो नीचे से क्रॉस हो जाएगा, वो घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए ऐसे एरिया में, कोस्टल एरिया और आइलैंड में क्या बनाया जाता है आपको? स्टिल्ट हाउस बनाया जाता है। और इनका हाइट 5 से मतलब लगे इनका हाइट इतना होता है कि 5-7 सीढ़ियां आपको चढ़ना पड़ेगा घर के अंदर जाने के लिए। देखिए यहाँ सीढ़ी लगा हुआ है, पिक्चर में देखिएगा बुक में, तो सीढ़ी लगा हुआ है, तो मतलब घर के अंदर जाने के लिए आपको सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। और लगभग 5 से 7 स्टेयर्स देखने को आपको मिलेगा, उस पर आप चढ़िएगा तभी घर के अंदर जा पाइएगा। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लाइन, पैराग्राफ में लाइन नंबर 3 में, दे कीप द इनहेबिटेंट सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। एक और चीज है, एक तो फ्लड से बचने के लिए और दूसरा इनहेबिटेंट्स को वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए। ये दो कारण है जिसके चलते स्टेल्थ हाउस बनाया जाता है। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है मूल निवासी, मतलब जो ये एरिया है जिस जगह पे पाया जाता है, वहाँ के जो मूल रूप से रहने वाले लोग हैं, मतलब जो लोग घरों में रहते हैं, आप इतना समझिए इनहेबिटेंट्स, वो लोग जो इन इन यहाँ इस एरिया के घरों में रहते हैं, उनको जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी स्टिल्ट हाउस बनाया जाता है, क्योंकि जानवर ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, सीढ़ियों का यूज करके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा वो, तो जंगली जानवर से, खास करके ऐसे जानवर जो नहीं चढ़ पाएंगे ऊपर, छत मतलब सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, उनसे तो बचेंगे। अब जंगली जंगली बंदर का बात नहीं करें, जंगली बंदर तो कहीं से भी घुस जाएगा। ठीक है, ऐसे लोग, ऐसे जानवरों को बात नहीं करें जो उछल उछल के चलते हैं, ऐसे जानवरों को बात करें जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। ठीक है, द फ्लड वाटर इजली ड्रेन आउट फ्रॉम इन बिटवीन द स्टिल्ट विदाउट डैमेजिंग द हाउस। और वो जो ये फ्लड वाटर जो है, जो बाढ़ का पानी है, वो क्या होगा, बैम्बू पे घर बना हुआ है तो ऊपर में घर है तो नीचे से पानी निकल जाएगा, घर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, घर एकदम जैसा है वैसे ही रहेगा। स्टिल्ट हाउसेस आर मेड ऑफ बैम्बू, वुड एंड कोकोनट साफ्ट। जो स्टिल्ट हाउसेस होता है उसमें बैम्बू यूज होता है। ठीक है, बैम्बू बांस होता है, वुड लकड़ियाँ, और उसके बाद कोकोनट का साफ्ट, कोकोनट का जो पेड़ होता है उसका जो पत्ता, उसको साफ्ट बोलते हैं। तो कोकोनट के जो बड़े देखते हैं कि पत्ते बड़े बड़े होते हैं काफी, तो उसको यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक हम लोग का? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, डू यू नो। डू यू नो है एक, इसको देखिएगा। हाउसेस इन द अर्थ प्रोन एरिया इन जापान आर बिल्ट विद बैम्बू एंड वुड टू मिनिमाइज द डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। रीबिल्डिंग ऑफ सच हाउसेज इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्या कह रहा है? ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे भूकंप हमेशा आते रहता है। क्या आते रहता है? भूकंप। ऐसे एरिया जहाँ पे अर्थ भूकंप आने का संभावना ज्यादा रहता है, खास करके आपको एग्जांपल में दिया हो जापान। जापान, जो हमारा जापान एक देश है, वहाँ पे क्या है, जापान जैसे देश में जो घर बनता है वो जनरली आपको लकड़ियों का ही बनता है, क्योंकि ये जापान में हमेशा कभी हमेशा जो है भूकंप के झटके लगते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं। तो अगर ईंट पत्थर का मकान बना होगा तो कॉस्टली मकान बनता है, वो अगर भूकंप से टूट जाएगा तो उसको बनाने में काफी टाइम भी लगता है और पैसा भी नुकसान होता है। इसलिए जापान जैसे देश में, जो कि एक भूकंप ऐसा अर्थ प्रोन एरिया में आता है, तो जापान जो है वो अर्थ प्रोन एरिया में आता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हमेशा भूकंप आते रहता है। तो वहाँ जो घर बनता है वो किसका बनता है? वुड का बनता है और बैम्बू का बनता है।
ऐसा इसलिए किया जाता है कि इससे जो नुकसान होगा, अगर भूकंप आएगा तो नुकसान कम हो। और इस टाइप के हाउसेस को जल्दी बनाना आसान है। अगर ईंट पत्थर का घर वहां बना होगा, टूट गया, तो फिर उसको बनाने में 2-3 साल लग जाएगा, तो उतने दिन आदमी रहेगा कहाँ। मगर अगर लकड़ी का घर बना होगा, बैम्बू और वुड वगैरह का घर बना होगा, तो अगर वो टूट गया तो दोबारा से नया घर कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? एक और डू यू नो है, उसको पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग रहने देंगे आज के लिए। अगला डू यू, एक और डू यू नो इसी पेज में है, उसको देख लेते हैं। फिर वी लिव इन सोसाइटी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मोस्ट हाउसेस आर बिल्ट क्लोज टुगेदर एज पीपल लाइक टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर। देखिए क्या कह रहा है कि अधिकांश जितने भी घर हैं वो आसपास में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? आसपास में ही बनता है, ताकि क्यों? एक दूसरे को कंपनी दिया जा सके, एक दूसरे को कंपनी दिया जा सके। अब एक घर यहाँ बनेगा, सपोज दैट एक घर यहाँ बना है, और एक घर इधर बोर्ड के दूसरे कोने में बन जाएगा, तो दूर हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो घर पास पास इसलिए बनता है ताकि लोग एक दूसरे को कंपनी दे पाए, लोग अकेले नहीं रहे। चलिए अभी टाइम है, ये पैराग्राफ भी देख लेते हैं। वी लिव इन अ सोसाइटी बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अवर नीड। देखिए हम लोग क्या है, हम सभी लोग समाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं। अब समाज में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सभी लोग की जो जरूरतें हैं वो एक दूसरे से पूरी होती हैं। अगर आप अकेले रहिएगा तो सपोज डेट, अगर आप अकेले रहेंगे तो आप स्कूल आपको कौन पढ़ाएगा? पढ़ाने के लिए कोई और पर्सन चाहिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे ट्यूशन टीचर हो, कोई भी स्कूल टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो। अगर आप नहीं रहिएगा तो फिर आपको मतलब आप समाज में नहीं रहिएगा तो आप कैसे पढ़िएगा? आपकी जो जरूरत है वो दूसरे से पूरा। सपोज डेट आप ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे कोई दुकान नहीं है, कोई शॉप नहीं है, तो आप सामान कहाँ से खरीदिएगा? तो हम लोग समाज में रहते हैं, क्योंकि क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे नीड्स हैं, वो एक दूसरे के हेल्प से पूरा होता है। क्लियर है? कम्युनिटी लिविंग टीच अस टू केयर फॉर अदर एंड शेयर फैसिलिटी लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट एक्सेट्रा। कम्युनिटी कम्युनिटी के बारे में आप लोग क्लास 6 में जाइएगा तो और डिटेल में पढ़िएगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लिए, जहाँ पे कुछ एक से ज्यादा लोग रह रहे हैं, जहाँ पे एक से ज्यादा लोग रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फैमिली, जो आपका जो परिवार है, वो भी एक कम्युनिटी है। वो भी एक कम्युनिटी है। फैमिली में एक ही इंसान होता है, फैमिली में 4-5-6 लोग होते हैं। तो जहाँ पर एक से ज्यादा लोग हैं वो क्या है? कम्युनिटी का एग्जाम्पल है, या वो उसको हम लोग कम्युनिटी बोल सकते हैं। फैमिली भी एक कम्युनिटी है। सबसे पहला कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलता है अपना फैमिली में, फैमिली फैमिली के रूप में। हमारे फैमिली के रूप में हम लोग को सबसे पहला कम्युनिटी देखने को मिलता है। और कम्युनिटी लिविंग टीचेस अस टू केयर फॉर अदर एंड शेयर फैसिलिटी लाइक वाटर। जब हम कम्युनिटी लाइफ जीते हैं तो हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया जाता है, चाहे वो पानी की जरूरत हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत हो, चाहे रोड का जरूरत हो, मार्केट का जरूरत हो। ये हो गया आपका कम्युनिटी लिविंग का फायदा। कम्युनिटी लिविंग में आप रहते हैं तो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। क्लियर है? और इसी पेज में लास्ट पैराग्राफ भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, होमवर्क दे देंगे आप लोग को। वी नीड हेल्प इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और ट्रामा ऑफ लूजिंग अ होम और गेटिंग इंजर्ड। देखिए एक चीज यहाँ बोला जाता है कि बाई चांस कभी कोई हमारे ऊपर संकट आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, कोई आपदा आ जाए, सपोज दैट भूकंप ही आ जाए और हमारा घर टूट जाए, हमारे पास रहने के लिए घर ना हो, तो उस वक्त क्या होगा? हमें किसी का हेल्प चाहिए होगा। ठीक है? या चाहे रहने के लिए हेल्प हो, चाहे अगर अगर हमें चोट वगैरह लग गया है तो हमें हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए किसी न किसी का हेल्प चाहिए होगा। अ नेबरहुड पुलिस स्टेशन प्रोवाइड हेल्प एंड सिक्योरिटी। ऐसे समय में जो आपके सबसे नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और आसपास के लोग भी आपको हेल्प करने के लिए, अगर पूरे एरिया में ही अगर आ गया भूकंप तो पता नहीं सब एक दूसरे का हेल्प करेंगे और क्या करेंगे। वी ऑल्सो नीड सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल, एम्बुलेंस एंड डॉक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। किसी संकट में, कोई अगर डिजास्टर आ जाए तो उस वक्त में हमें हॉस्पिटल का जरूरत पड़ता है, एम्बुलेंस का जरूरत पड़ता है, डॉक्टर का जरूरत पड़ता है, ताकि हमें फर्स्ट एड दिया जाए। फर्स्ट एड का मतलब होता है अगर किसी टाइप का आपको प्रॉब्लम हुआ है तो पहला उपचार। फर्स्ट एड का मतलब होता है फर्स्ट ट्रीटमेंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ पे सब लोग अंडरलाइन कर लीजिए। और आपका होमवर्क यही है कि जो डू यू नोज हैं, जो 2 डू यू नोज दिया हुआ है, इसको आप लोग
याद कर लीजिएगा जो इसमें याद करने का इम्पोर्टेंट है। और कितने टाइप के हाउसेस हम लोगों ने पढ़ा है ये देख लीजिएगा। ठीक है, कितने टाइप के हाउसेस के बारे में हमने पढ़ा है उसके बारे में आप रफ कॉपी में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? रफ कॉपी में। जितने टाइप्स के आपने हाउसेस पढ़ा है उनके बारे में आप लोग रफ कॉपी में लिखें। जैसे हिली, हिली एरिया का हमने पढ़ा तो हिली एरिया में स्लोपिंग रूप्स होता है। ठीक है, प्लेन एरिया के बारे में पढ़ा तो वहाँ वो उस वहाँ पे जैसा घर पाया जाता है उसके बारे में पढ़ा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसी तरह से अपना होमवर्क कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास।